नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह रमन। इस वक्त जो हमारे देश और बात करते हैं उत्तराखंड की में जो गौवंश के लिए एक बहुत खतरनाक वायरस चल रहा है, जिससे कि हमारे कई गौवंश जो है कि इस बीमारी से ग्रसित होकर और लगातार कई गौवंशों की मृत्यु हो रही है और कईयों का अभी इलाज भी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेम जैसे 2019 में कोविड-19 का संक्रमण आया था, उसी हिसाब से लगभग उसी तरह ये भी जो है कि पशुओं के लिए बहुत हानिकारक है। और इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मैं आपसे उनका परिचय करवा दूंगा। सबसे पहले तो कोटद्वार पशु चिकित्सालय के डॉक्टर BM गुप्ता जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है और आपसे जानेंगे कि इस बीमारी के क्या लक्षण हैं और किस तरह से इसकी रोकथाम की जा सकती है। दूसरे नंबर पे हमारे साथ जो है कि वरिष्ठ हमारे पंडित राजेंद्र रणथवाल जी, जो वर्तमान में भाजपा के दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। आपका भी स्वागत है सर हमारे इस न्यूज़ चैनल में, और आपसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हमने एक और मेहमान को अपने साथ जोड़ा है कि जो कोटद्वार में, जिनको सभी लोग जानते हैं कि गौ सेवा के लिए बड़ा योगदान उनका रहता है। जहाँ भी किसी बीमार पशु या चोटिल पशु को देखते हैं, उनको तुरंत जो है उनका इलाज करने पहुँच जाते हैं। तो मेरे साथ है राजेश जदली जी, जो कि हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश संगठन मंत्री भी रहे हैं और आज श्री राम हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। तो आप तीनों लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं और सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर BM गुप्ता जी पे। गुप्ता जी, जिस तरह से ये जो लंबी बीमारी चल रही है हमारे गौ वंश पे, इस समय एक भारी आफत सी आ रखी है। तो पहले तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमारी जनता को, हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं उन या कोटद्वार वासी हैं, उनको ये जरूर जानकारी देंगे कि ये लंबी बीमारी है क्या, इसकी पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या है। देखिए, लंपी बीमारी जो है ये एक विषाणु जनित रोग है। ये वायरस के द्वारा फैलता है। इसका जो वायरस होता है उसको हम कैप्रोपॉक्स वायरस बोलते हैं। ये बीमारी जो है गुजरात से स्टार्ट हुई थी और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार में जो है सबसे पहले आई थी। इसके लक्षण मुख्य रूप से ये हैं कि हाई टेम्परेचर, मतलब बुखार ज़्यादा होता है, 104 to 116 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है इसका होता है। शरीर में दाने दाने निकलते हैं, पैरों में सूजन हो जाता है। ये तो मुख्य रूप से दिखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं। शरीर के अंदर जितने लिम्फ ग्लैंड होते हैं वो सारे लिम्फ ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो पशु की मोर्टेलिटी होती है, डेथ होती है, वो मेनली इसी वजह से होती है कि हमारी जो सांस की लिम्फ ग्लैंड है वो स्वेल कर जाती है और पशु को अंततः जो है सांस लेने में दिक्कत होती है और वो बैठने में दिक्कत होती है और पशु गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो मूल रूप से जो है सिम्टम है, हाई टेम्परेचर, शरीर में दाने निकलने, पैरों में सूजन हो जाना, चारा छोड़ देना, ये मुख्य लक्षण है। तो ये लक्षण आपने बताया, इन लक्षणों की पहचान है। ये जब किसी भी गौवंश में आते हैं तो ये आप समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने लक्षण बताए और आप लक्षणों पे अगर देखेंगे किसी गौवंश में तो सीधी सी बात है कि वो लंबी बीमारी है। इस वक्त हम सिर्फ बात करेंगे, हमारे साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और दर्जाधारी राज्य मंत्री भाजपा के पंडित राजेंद्र रणथवाल जी हैं। रणथवाल जी, जिस तरह से ये हमारे गढ़वाल में पूरा ये लंबी बीमारी चल रही है, गौवंश परेशान है, लगातार जो है कि गौवंशों की मृत्यु होती जा रही है, किस तरह से ये सरकार इसमें कार्य कर रही है? देखिए, हमारे जो 4 ज़िले हैं वो ज़्यादा ग्रसित हैं, जिसमें हरिद्वार सबसे ज़्यादा था। वहाँ ज़्यादा संख्या में गौवंश की मृत्यु हुई है। अपने पौड़ी ज़िले में भी लगभग 70 के आसपास मृत्यु हुई है और ज़्यादा हमारे कोटद्वार क्षेत्र में बीमारी ज़्यादा है। ऊपर अब हो रही है, पहाड़ों में कम है, लेकिन अभी चल रही है। लेकिन ऐसा है कि डेथ रेट कम है, जिस तरह से परेशानी बहुत है उसको। और ये विशेष रूप से जो हमारा देसी गौवंश है उनको हो रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिनकी, जैसे कोरोना था, ये वैसा ही कोरोना ही टाइप है, जिसकी ह्यूमिनिटी कमज़ोर है, जिसकी क्षमता कमज़ोर है, उसको ज़्यादा
असर कर रहा है। और पेटों में गांठें बन जाना, पेट के अंदर आंतें जुड़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, उसके क्या बोलते हैं सूजन आ जाना मुंह में, पैरों में, तो इस तरह की बीमारी है। और ये संक्रामक है, फैलने वाली बीमारी। इससे बकरी पे नहीं है, उस पे नहीं है, क्या बोलते हैं भैंस पे नहीं है, किसी और पे नहीं है, केवल गौवंश पे है। सरकार ने इसलिए बड़े व्यापक स्तर पर इस पर काम किया है, वैक्सीनेशन किया है। जो हमारी वो इस पूरे उसमें 5 लाख डोज आई, वो लगभग सभी ज़िलों में लग गई लगभग, और 4 लाख की अभी डिमांड हो रही आने वाली है। तो और दूसरा, टीमें गठित की हैं। कुछ जगह जैसे कम थे, जैसे हमारे ज़िले में थोड़ा वो कम थे, तो उस तरह के 15 लोगों को और इसमें जोड़ा है और टीमें गठित करके उसका निराकरण कर रहे हैं। दवाई की कोई कमी नहीं है। दवाई डॉक्टर साहब आप बता देंगे कि पूरे हॉस्पिटलों में दवाई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ दूर हॉस्पिटल हैं वहाँ भी जिनकी जानकारी है वो आके ले जा रहे हैं दवाई। और जो हमारे वहाँ वो होते हैं जो ये वैक्सीनेशन करने वाले वो है, तो वो दवाई साथ साथ भी ले जा रहे हैं। और वैक्सीनेशन तभी होगा जब वो स्वस्थ होगा, पहले ही हो जाएगा या फिर बाद में होगा, इस तरह का है। और सरकार पूरी मुस्तैदी से इस पर लड़ने का प्रयास कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम इस पर काबू पा लेंगे, क्योंकि अब उसकी जो गति है वो धीमी हो गई है थोड़ा, लेकिन अभी है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पुरोला पहले आई, कहीं कोई राजस्थान वगैरह से कोई लाया होगा गाय, तो उस वजह से वहाँ पहुँच गया। हरिद्वार से लाया होगा या हरिद्वार पहले आई। तो ये स्थिति है। पूरे उत्तराखंड में वैक्सीनेशन हो गया, दवाइयों को कमी नहीं है, और जो जहाँ आवश्यकता है वहाँ हमारे डॉक्टर की टीम जा रही है। तो अंथाल जी ने आपको बताया कि सरकार किस तरह से जो है कि इस लंबी बीमारी पे कार्य कर रही है और किस तरह पशु जो हमारे गौवंश हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और बहुत जल्दी उनका कहना है कि इस बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें वो कह रहे हैं कि इसकी जो गति है वो धीमी हो चुकी है। जी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? दूसरा ये है, जो मैंने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखे हैं, निर्देश किए हैं कि जो निराश्रित हैं, जो लोग बाग अनावश्यक रूप से सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं और दूध खा के छोड़ दिया, या छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ दे रहे हैं, पाप पुण्य का कोई अर्थ नहीं रहा लोगों को, और वो सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। उससे लोगों में वो भी हो रही है, एक्सीडेंट का खतरा भी हो रहा है, उनको भी तकलीफ है और लोगों को भी आवत जावत में परेशानी है। तो इसके लिए भी हमने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश किए हैं कि जो इस पर एक तो पुलिस प्रशासन भी ध्यान दे, और दूसरा ये स्लेटर हाउस बने, जिससे टेम्परेरी जिनको झुंड में रहते हैं तो उनको और ज़्यादा होने का संभावना रहती है। तीसरी बात यह है कि लोगों से भी मेरी अपील है कि गौ माता हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी उसको माता का दर्जा है, तो ऐसे उस गौवंश को सड़कों में न छोड़ें, छोटे से लालच के लिए, और उनको दूध खा के छोड़ देना, या बछड़ा हो गया तो उसको 1-2 महीने का पहले ही छोड़ दे रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा इसका ध्यान दें, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी हम सख्त कानून बनाने जा रहे हैं कि जो इस तरह के लोग छोड़ रहे हैं। और मेरा सभी अन्य लोगों से भी अपील है कि जो लोग छोड़ते हैं उनकी जानकारी यदि पुलिस को आ जाए कि इन्होंने ये छोड़ा है, तो कुछ थोड़ा उनको भय हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो निश्चित रूप से थोड़ा ये जो सड़क पे आना है ये बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा है। आपने पूरी ये ज़रूरी है, जो दूध पीने के बाद गौवंश को सड़कों पे निराश्रित छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए, सबक के लिए ऐसा कोई कानून बनना जरूरी। एक बार फिर दोबारा लौटते हैं डॉक्टर MB गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी ने अभी लक्षण बताए, अब उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये संक्रमण है इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये संक्रमण एक हमने आपको बताया कि ये वायरस जनित रोग है, मतलब एक कंटेजियस डिजीज़ है। एक दूसरे के संपर्क में मच्छर, मक्खियाँ या टिक्स या हवा में भी ये बीमारी एक दूसरे को फैलती है। तो इसको रोक पाना तो बहुत मुश्किल काम है। जैसे कोरोना में होता था
कोरोना में क्या गया, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया, सभी लोग घरों के अंदर रह गए। पशु के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, नियमतः ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन वो फिजिबल नहीं है और हम उसको नहीं कर सकते हैं। मेनली इसको रोकथाम के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को जागरूक होना। वैक्सीन, अभी इस बीमारी की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, अभी बनी नहीं है, सरकार इस पर काम कर रही है, वैक्सीन जल्द आ जाएगी। अभी जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो गोट पॉक्स की वैक्सीन है। एहतियात के तौर पे ऐसा माना गया है कि जो वायरस इस समय लंपी का है उसका स्ट्रक्चर जो गोट पॉक्स का वायरस है उसके स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है ये जो टीका हम अभी लगा रहे हैं इस लंपी बीमारी को फैलने से रोक सकता है। हाँ, डॉक्टर साहब, जिस तरह से चलिए हम अब शहर में है, शहर में तो सुविधा है, आप लोग यहाँ पर है, आपके पास स्टाफ भी होगा, लेकिन जो पहाड़ों में दूरस्थ क्षेत्रों में अगर किसी गांव में जो आपने देखा है कि रास्ते नहीं है, कहीं गौवंश को ले जा नहीं सकते, कोई जा नहीं सकता, इवन गवर्नमेंट डॉक्टर्स होंगे या आपने जानते हैं कि कोई जाने के लिए तैयार ना, तो वह ऐसी कंडीशन में किस तरह से आपका विभाग वहाँ पर चिकित्सा? देखिए, कितना भी दूर दराज का गाँव है, हमारे स्टाफ हर जगह जाते हैं, पर सूचना तो देना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के लिए तो बिना बताए ही हमारी टीम गांव-गांव में जा रही है और सभी पशुओं का टीकाकरण, जो हमारे गौवंशीय पशु हैं उनका टीकाकरण किया जा रहा है। अगर किसी गांव में कहीं बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो नज़दीक के पशु सेवा केंद्र या पशु चिकित्सालय से जो जागरूक लोग हैं या गाँव का कोई भी जनप्रतिनिधि है वो संपर्क स्थापित करें और वहाँ पर सूचना करें, वहाँ से टीम आएगी और उसका जो भी समुचित इलाज है वो किया जाएगा। जिस तरह से अभी चलिए ये तो पहाड़ की बात है, लेकिन मैं अभी हमारे साथ बैठे हैं दर्जाधारी राज्य मंत्री जी ने, अम्थाल जी ने कहा सरकार में हैं आप और सरकार भी बीजेपी की हैं, तो किस तरह सरकार से आपको सहयोग मिल रहा है इस बीमारी में पशुओं के लिए? देखिए, सरकार से तो जो भी एक्सपर्ट कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से सरकार पूरी तरह हम लोगों को सहयोग कर रही है। सरकार जो हमारे पास स्टाफ की कमी हो उसको उपलब्ध करवा रही है, दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में इसमें उपलब्ध हो गई हैं, तो मिली जो सरकार तो अपना प्रयास कर रही है और सरकार के प्रयास से ही हम लोग भी काम को कर रहे हैं। पूर्ण रूप से सरकार का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए एक बार फिर दोबारा आपके पास लौटते हैं और इधर बात करते हैं फिर एक बार मंत्री जी से, जो कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, कि उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से जो है कि कार्य कर रही है, पशुओं पे लगातार जो है कि गांव-गांव तक इस वैक्सीन या दवाइयाँ जो भी है वो सब पहुंच रही है, लेकिन क्या सरकार इसको सीरियस ले रही है या गौवंश जबकि गौ माता, आप ही का कहना है कि गौ हमारी माता है और उस माता की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से इस कार्यक्रम में लगी हुई है, लेकिन सर ये एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या गौवंश जिस तरह से लोग निराश्रित छोड़ देते हैं और वो सड़कों पे घूम रही हैं, तो नगर निगम कहाँ इसमें, नगर निगम का जो रोल है क्या उसे अदा कर पा रही है या नहीं? देखिए, ये हाई कोर्ट का आदेश भी है और हमने भी उसको निर्देशित किया है कि हर ग्राम वो ब्लॉक 25 ग्राम सभा पे एक गौशाला और जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनकी जिम्मेदारी हाई कोर्ट ने तय की है और उसमें स्पष्ट निर्देश है कि इनका जो निराश्रित है या वो है उनकी देख देख के लिए स्लेटर हाउस और वो नगर निगम या नगर निकाय को करना है, गौशालाएँ बनानी है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ जगह तो ठीक है, कुछ जगह नहीं हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ भी वो हुआ था, नगर पालिका वो नगर निगम का यहाँ गौशाला तो बनी, सरकार ने पैसा दिया था और वो पर उसका जिस तरह से सुचारू किसी एनजीओ को भी दिया है, मैं भी था उसमें, लेकिन अभी तक वहाँ पानी, बिजली और वहाँ जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अभी सड़क पे सब तो आप रख नहीं सकते क्योंकि लोग रोज़ ही भेज रहे हैं, लेकिन जो भी प्रयास तो दिखना चाहिए, प्रयास नगर निगम की तरफ से वो होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। विशेषकर सौभाग्य हमारा कि आप हमारे कोटद्वार विधानसभा में ही हैं, जबकि आप पूरे उत्तराखंड के राज्य मंत्री हैं और आप कोटद्वार विधानसभा में होने के नाते कोटद्वार नगर निगम का क्या रोल है, क्या निभा पा रही है या नहीं? वही मैं कह रहा हूँ कि
यहाँ जगह होने के बावजूद, भले इसमें बहुत जगह चाहिए जी और भी चाहिए, लेकिन यहाँ एक नगर निगम की गौशाला बनी, उसका पैसा सरकार ने यहाँ किया। एक तो उस पर पहले परसेंटेज भी लगे, कैसी बनी क्या बनी, लेकिन चलो माना बनी, लेकिन उस पर पूरी व्यवस्थाएं नहीं। और अभी उद्घाटन किया था तो वो अभी संचार जो ठीक से संचालित नहीं हो रही। तो निगम को देखना चाहिए, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो खाली एनजीओ को पकड़ा के उसको सुविधाएं भी तो देनी पड़ेंगी, तो वो भी नहीं हो रहा है, ना उसका वो हो रहा है। तो ये करना उन्होंने ही है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है और निर्देशित किया है, बहुत मौखिक भी और लिखित भी, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से कोटद्वार में विशेष रूप से नहीं हो रहा है। और जो होना चाहिए जिस तरह, और सड़कों पे बहुत दिक्कत है, और हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और जो अड़ोस पड़ोस का जो छोड़ दे रहा है उसके बारे में सूचना हो तो कम से कम थोड़ा उसको इंगित किया जाए। अच्छा, बीच में एक टैग सिस्टम चला था जो कि किसी हर पशु के कान पे एक टैग लगाया अब गया जो था। छोड़ रहे हो टांग काट भी दे रहे हैं। अच्छा, काट दीजिए। चलिए, ये तो अभी आपके पास लौटते हैं और इससे आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा को। हमारे साथ जो गौ सेवक, और वाकई कोटद्वार पूरा का शहर जानता है कि गौ सेवक के रूप में राजेश जदली और दीपक बजरंगी दोनों का बहुत अहम रोल है। और लगातार कहीं भी रात से लेकर के दिन, धूप दोपहरी में, कभी भी बरसात में या उसमें कहीं से भी कोई कॉल आती है तो ये दोनों लोग तुरंत पहुंचते हैं और वहाँ पर जाकर ट्रीटमेंट करते हैं। और इनकी एक गौशाला भी इन्होंने जो है कि निर्माण की हुई है, जो पर्सनल एफर्ट्स पे इन्होंने गौशाला का जो निर्माण किया है, उसमें कई गौवंश इनके पास हैं। तो आइए राजेश जदली जी से बात करते हैं। जदली जी, ये लंबी बीमारी जो एक बहुत भयंकर इस वक्त जो है कि हमारे प्रदेश में और देश में चल रही है, लेकिन हम बात करते हैं कोटद्वार की और पहाड़ों की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें जो संक्रमित मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि आप एक गौ सेवक होने के नाते कि आपका विभाग जो पशु चिकित्सा विभाग है, उनका क्या रोल है, और आपकी जो सरकार इस वक्त भाजपा की सरकार है या जिस तरह यहाँ पर, तो किस तरह का जो है कि सरकार से और पशु चिकित्सालयों से या उनके कर्मचारियों से आप कितने संतुष्ट हैं? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि कोटद्वार के अंदर लंपी के कई सारे गौवंश जो कि निराश्रित बेसहारा गौवंश हैं, जो रोडों में इस टाइम वर्तमान में घूम रहे हैं। तो इन सब की दशा देखने के उपरांत हमने एक अभियान शुरू करना चाहा था कोटद्वार के अंदर, जिसमें हमने वेटनरी से लेके, पुलिस प्रशासन से लेके और आपका नगर निगम से लेके इन विभागों का सहयोग लेके एक अभियान करना शुरू करा था। पर लेकिन वेटनरी डिपार्टमेंट इसमें हमें सहयोग करने के लिए तैयार था, जिसमें वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा हमें दवाइयाँ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, फार्मेसीज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पुलिस विभाग ने भी इसमें ये कहा कि रेस्क्यू के टाइम पे अगर कहीं पे ट्रैफिक की समस्या आती है उसमें पुलिस प्रशासन सहयोग करने के लिए तैयार था। इसी संदर्भ में जब हम नगर निगम में नगर आयुक्त साहब से मिलने जाते हैं, गौवंशों की है और वहाँ पे सिर्फ 5-7 गौवंश है, तो हमने उन्हें ये कहा, एक प्रस्ताव दिया अपने संगठन की तरफ से, श्री राम युवा वाहिनी गौशाला की तरफ से एक प्रस्ताव दिया हमने कि उस गौशाला में जो ये रोड में घूमने वाले निराश्रित बेसहारा गौवंश है, जो लंपी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें इकट्ठा करके रेस्क्यू करके उस गौशाला में रखा जाए और उनका वहाँ पे समुचित इलाज हो सके और उनके चारे इत्यादि की व्यवस्था करी जा सके, जिसमें हमारी तरफ से ये क्लियर आश्वासन नगर आयुक्त साहब को दिया गया था। चारे से लेके दवाई से लेके सारी व्यवस्था हमारी संस्था गोपाल श्री राम युवा वाहिनी के द्वारा करी जाएगी। सिर्फ उन्हें गौशाला प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था, पर लेकिन नगर आयुक्त साहब के द्वारा हमें वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं दिया गया। इसके कारण हम उस अभियान को शुरू नहीं कर सके। और साथ ही साथ मेरा कहीं ये कहना है कि नगर निगम के द्वारा जैसे गौशाला बनाई गई है, संचालन के लिए आगे दी गई है और लगभग 7 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ था और लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है, पर लेकिन आज भी वहाँ पे अगर आप देखेंगे गौवंश के नाम पे सिर्फ 5 से 7 गौवंश रखे जा रहे हैं, उसके अलावा कोई गौवंश वहाँ पे नहीं रखा जा रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं सिर्फ लंबी बीमारी पे इस वक्त जिसका परिचर्चा चल रही है, आप किसने सहयोग दिया नहीं दिया या गौशाला की, आप से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आप गौ सेवक होने के नाते सरकार के एफर्ट से आप कितने संतुष्ट हैं, या पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सालय से विभाग से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको उसी चर्चा के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी अपनी बातचीत में बताया कि पशुपालन विभाग मतलब के द्वारा हमें सहयोग पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। इसमें सीईओ साहब ने और हमारे डॉक्टर BM गुप्ता जी ने भी हमें कहा था हम दवाइयाँ आपको उपलब्ध कराएंगे,
फार्मेसिस्ट आपको उपलब्ध कराएंगे। उनकी तरफ से पूरा सहयोग था और सरकार की तरफ से भी इसमें पूरा सहयोग था, क्योंकि सरकार पूरी दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है उसमें। पर लेकिन जो नगर निगम है, देखिए मैं आप लंपी बीमारी की ही बात कर रहा हूँ। लंपी बीमारी से ग्रसित जो भी गौवंश रोडों में घूम रहा है, वो ना तो वेटनरी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ना सरकार की है। जो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी है नगर निगम, एक वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको पूरे अधिकार हैं। ये उसका दायित्व था कि ये जो लंपी से पीड़ित गौवंश रोडों में घूम रहा है, कि उनके इलाज की व्यवस्था करना, उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, ये नगर निगम का दायित्व है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे पशुपालन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये टोटली नगर निगम की जिम्मेदारी है। क्योंकि नगर निगम की नियमावली में ये स्पष्ट तौर पे लिखा है कि नगर निगम अपना यहाँ एक वेटनरी डॉक्टर अपॉइंट करेगा, उससे संबंधित स्टाफ जो है वो रखेगा। और जो है आप देखेंगे जैसे कि देहरादून नगर निगम में जो है डॉक्टर है वेटनरी का, हल्द्वानी नगर निगम में वेटनरी डॉक्टर है, और गौशाला में भी है। पर लेकिन हमारे कोटद्वार में नगर निगम के द्वारा कोई भी डॉक्टर अपॉइंट नहीं करा गया है। और तो कभी आप नगर निगम के पास जाएंगे गौवंशों से संबंधित, तो उनके पास एक रस्सी नाम की चीज नहीं है, तो बाकी व्यवस्था करनी तो बेमानी है। आपके इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे सामने सरकार बैठी हुई है, सरकार के राज्य मंत्री हमारे सामने बैठे हुए। आपकी जो समस्या, आपकी जो शिकायत है, उसके बारे में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आप आनंदपाल जी बताएंगे, आपको संतुष्ट करेंगे जी। देखिए, वही अभी आपके सामने जो बात करी थी कि सरकार और हमारा पशुपालन विभाग, डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की टीम जो संभव हो सकता है, जितना इस बीमारी के बारे में जानकारी हुई है, जो इसके लिए दवाई होती है, वो सब कर रहे हैं। टीमें गठित, जो कम पड़ रहे थे लोग, जैसे कई गांव में जाने के लिए कर्मचारी कम थे, उनकी भी टेम्परेरी व्यवस्था की गई है, जिससे कि गांव तक, दूर दराज तक भी हमारा वो दवाई उस गौवंश की इलाज के लिए हो सके। नगरीय क्षेत्र में चूँकि साधन संपन्न होता है और नगर निगम अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है और हाई कोर्ट का भी आदेश है कि इनकी जिम्मेदारी है, और यदि करता हो आदमी तो उसको सहयोग करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ ये करने को राजी नहीं है। अभी लोगों ने आपत्ति भी जताई, हमने भी वो किया। अभी मैंने निर्देश किए हैं उनको कि जल्दी से इसकी व्यवस्था करें। अब देखो कितना कर पाते हैं, लेकिन यहाँ सकारात्मक नहीं है। जैसे देहरादून है, देहरादून में गौशाला है, वहाँ 400-500 गौवंश वहाँ रहते हैं, वहाँ व्यवस्था है। उसके अलावा एक नई बड़ी खोली है उन्होंने शिमला बाईपास की तरफ, तो वहाँ आप देखोगे, देहरादून जाओगे तो बहुत कम आपको सड़कों पे मिलेगा। आप हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार में भी बहुत कम मिलेंगे, वहाँ स्वयंसेवी भी हैं। और ऐसे ही क्या नाम अन्य उसमें है, उधम सिंह नगर हल्द्वानी में, इतनी समस्या और जगह नहीं है जितनी यहाँ है। क्या कारण है इसका? क्यों नगर निगम सरकार आपकी है, नगर अब निगम आपका है? ये तो अब ये विषय तो ऐसा है कि मुझे लगता है, क्योंकि बोर्ड तो ये इन्वेंटेड है जी, इसकी अपनी बॉडी है और इसमें चुने हुए नुमाइंदे भी आते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। अब हम जितना प्रयास कर सकते हैं हम निर्देश थे, तो अब या तो फिर उसके लिए और कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ये दायित्व है, करना चाहिए। कोर्ट के अवहेलना भी हो रही है, तो इस पर विचार होना चाहिए। और विशेष रूप से मैं तो कहूँगा कि लोगों को इस पर जागरूक होना चाहिए। जो छोड़ना जो शुरू किया, एक अंत है, माना नगर निगम भी है, माना सबको जो कितना रखेगा, 500, 1000, 2000, तो रोज़ ही छोड़ रहे हैं, पर ये ठीक नहीं है। इससे सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। यदि मैं कह रहा हूँ, यदि दूध मतलब यदि आपने छोड़ना है तो रखो ही क्यों, मत रखो। रखना है तो उसका पूरा भरण पोषण कीजिए। पहले हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो गौवंश से ही थी, आज भी है, जो लोग चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा इसको छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ये घातक है। मैं समझता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कि इस तरह गौवंश को सड़कों में न छोड़ें। जी,
बहुत अच्छी बात आपने कही कि किस तरह से गौवंशों को सड़कों में न छोड़े, और इस बीमारी से जो गाय हमारी इस लंबी बीमारी से ग्रसित है। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, क्या डॉक्टर साहब हमको ऐसी बीमार गाय का दूध पीना हमारे लिए सही है या गलत है? कोई दिक्कत देखिए, ये वायरस दूध में बहुत कम मात्रा में आता है और ये मान के चलिए कि आता ही नहीं है। बाकी जो लंपी बीमारी है वो ह्यूमंस को होती ही नहीं है, तो दूध पीने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी, जनता को जानना हाँ, एकदम बेधड़क से आप दूध पी सकते हैं, पर आप बॉयल करके ही पिएंगे। बस इतना मेरा सुझाव है कि दूध को कभी कच्चा यूज ना करें, बॉयल करके उसको यूज कर सकते हैं। जिस जगह डॉक्टर्स ना हो, सुविधा ना हो, वहाँ के लोग घरेलू उपचार कोई अगर आप एक प्राथमिक उपचार अगर बता सकें। देखिए, मेनली इस वायरस, कोई भी वायरस की बीमारियां जो होती है उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आदमी का जो पैरासीटामॉल का टेबलेट्स है, हम आदमी का वेट माना गया है 70 से 75 किलोग्राम, 500 मिलीग्राम का हम पैरासीटामॉल की गोली खाते हैं जब हमें बुखार होती है। आप उसी हिसाब से अपने पशु के वेट का कैलकुलेशन कर लें और 4 से 5 गोली जो भी उसमें आता है, 4 भी नहीं आएगा, 3 से 4 गोली आएगा, पैरासीटामॉल के दे दीजिए। अगर उसका टेम्परेचर डाउन रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा, और वो चारा खाता रहेगा, तो बीमारी जब शरीर में घुस गई है तो 2 सप्ताह के बाद शरीर से वो बीमारी निकलेगी। 2 सप्ताह तक आपको उसको केयर करना है। कुछ नहीं है तो आपको गांव में गिलोय मिल रहा होगा, गिलोय इसके लिए बहुत ही रामबाण है। गिलोय को आप जितना भी प्रयोग कर सकते हैं, नीम की पत्ती आप जितना प्रयोग कर सकते हैं, आप नीम की पत्ती को खिलाइए। अगर कोई घाव हो गया, जैसे कोई नॉट्स बना शरीर पे, वो फट गया, तो आप नीम की पत्ती को उबाल करके उससे धुलाई कीजिए। नीम की पत्ती को पीस करके आप उसको एज ए ऑइंटमेंट उसका यूज कर सकते हैं। साथ में आप हल्दी भी मिला सकते हैं और हल्दी का भी सेवन करा सकते हैं। तो मेनली ये आप जो है गांव में उपचार हो सकता है। बहुत अच्छा आपने कहा। डॉक्टर साहब ने आपको एक एडवाइस किया है, एक प्राथमिक उपचार बताया है कि आप ऐसे गौवंश को जो है कि नीम की पत्तियां खिला सकते हैं, हल्दी मिला हुआ उसमें हो, जो हमारा घर का हल्दी होता है, ओरिजिनल टर्मरिक जिसे कहते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि दूध पीने से कोई दिक्कत नहीं है, आप दूध, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कई लोग इसमें संदेह कर रहे हैं कि जो गाय लंपी बीमारी से ग्रसित है उसका दूध नहीं पिया जा रहा है। राजेश जदली जी के पास जाते हैं। जदली जी, आप गौ सेवक हैं, गौ सेवक होने के नाते इस बीमारी में किस तरह से आप जो है कि गौवंश की सेवा कर रहे हैं? देखिए, अक्सर क्या हो रहा है कि हम लोगों के पास कॉलें आ रही हैं लंपी से पीड़ित, कहीं पर डे की हमारे पास 5 से 7 कॉलें होती हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि जैसे कोरोना हुआ था कि जिस व्यक्ति को कोरोना होता था उसे आइसोलेट कर लेते थे, और लेकिन गौवंश इतने सारे हैं रोड पे कि उन्हें आइसोलेट करने की सुविधा नहीं है, ना ही हो सकते हैं वो। तो उसके लिए हमारे द्वारा ये प्रयास कराया जा रहा है कि उन्हें एक अलग जगह में रखा जा रहा है। पर डे उसका जो है जो ट्रीटमेंट उसे दिया जा सकता है वो ट्रीटमेंट उसे देने की कोशिश करी जा रही है, और लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश करी जा रही है। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरा ये मानना होता है कि सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं जो है क्षेत्र की जनता को भी आगे आना पड़ता है। हम ये सोचें सरकार सब कुछ करेगी तो ये संभव नहीं है। देखिए, सरकार के पास भी अपने एक सीमित संसाधन होते हैं और उस सीमित संसाधनों में सरकार को काम करना होता है। तो उसके लिए फिर सबसे बढ़िया ये रहता है कि क्षेत्र की जनता आ गए। जैसे कि हमारी संस्था है जो गौशाला भी चला रही है श्री राम युवा वाहिनी के द्वारा, और प्रत्येक दिन हमारे कार्यकर्ता जो है लंपी से ग्रसित गौवंशों का इलाज भी कर रही हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जैसे दी जा सके वो करी जा रही है। क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि लंपी से पीड़ित होने के बाद जो उनके वो हो रही है, जो गांठें बन रही हैं, वो गांठें कई दफ़े घाव के रूप में खुल जा रही हैं। तो वहाँ जाके बहुत बड़ी एक समस्या देखने के लिए आ रही है। उसके ऊपर निरंतर हमारे द्वारा कार्य करा जा रहा है। अभी जैसे सुबह भी हमने 2 गौवंशों को करा है। अभी इसके बाद अभी 3 जगह हमारे पास कॉलें और हैं कि जहाँ हमने लंपी से पीड़ित गौवंशों को करने के लिए जाना है। तो हमारा तो पूरा प्रयास है कि जितने ज़्यादा हम कर सकें उसमें निरंतर प्रत्येक दिन हमारे संस्था के कार्यकर्ता लगे हैं, जिसमें हमने 10 लोगों की 10 टीमें बनाई हैं, जिसमें एक टीम में 6 से 10 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अगर कोई भी कॉल लंपी से संबंधित आती है तो हम तुरंत उस जगह जा रहे हैं और उस गौवंश को जो भी उपचार दिया जा सके वो देने की कोशिश करी जा रही है। आखिर में मैं चाहूँगा डिबेट का अंतिम दौर में कि आप गौ सेवक होने के नाते जनता को या ऐसे ग्रसित पशु के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा है कि अब आप देखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ पशुपालन विभाग है,
और पशुपालन विभाग क्या, आप सरकारी जितने विभाग देखेंगे कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी होती है, और उसमें क्या है कि हर एक जगह जो है पशुपालन विभाग के डॉक्टर का पहुंचना, स्टाफ का पहुंचना वो भी संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारा लोगों को ये कहना है कि कहीं भी अगर ऐसी कॉलें मिलती है तो हमने अपने कुछ नंबर जारी करे हैं, हमारे पास पर्याप्त टीम है और पर्याप्त हमारे पास अपने संसाधन हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। अगर कहीं भी कोई होती है तो हमारे को कॉल कर सकते हैं और हमारे द्वारा बराबर उसमें सहयोग करा जा रहा है। और हमारा इसमें सिर्फ एक सजेशन था जो हमने चीफ वेटनरी ऑफिसर को दिया था कि जैसे पहले हमारे कोटद्वार में एक सचल दस्ता नियुक्त होता था। ठीक है, सचल दस्ते का ये होता था कि जैसे कहीं से भी कॉल आती है तो उस कॉल को अटेंड करना, क्योंकि अब आप देखेंगे हमारे कोटद्वार में सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। ठीक है, अब वो पशु चिकित्सालय को देखेंगे या जो है फील्ड में जाके वर्क करेंगे। अगर वो फील्ड में जाते हैं तो पशु चिकित्सालय का काम रुकता है, तो उसके लिए एक अल्टरनेट ये था कि सचल दस्ता कोटद्वार में जैसे नियुक्त हो। इसके संबंध में हमने चीफ वेटनरी ऑफिसर को एक पत्र भी लिखा है कि कोटद्वार में इस समय खास तौर से जबकि लंपी चल रहा है, लंपी में कई सारी कॉलें आ रही हैं तो सब जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें सचल दस्ता अगर कोटद्वार में नियुक्त होता है तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को कई सारी राहतें मिलेंगी, कई गौवंशों को जो है बचाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद आपका। और डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी जो है कि आपकी तरफ से हमारे उस जनता के लिए कि किस तरह का एहतियात बरतने की कोशिश की है, और जिस सचल दस्ते की बात जदरी जी ने कही है, क्या ये कहाँ तक का सिद्ध है कार्यक्रम? देखिए, हमें पशुपालक भाइयों से ये निवेदन है कि इस बीमारी को लेकर के पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब बीमारी आ जाएगी तो उसका इलाज भी होगा और इलाज से बहुत से पशु ठीक भी हो रहे हैं, तो इसमें पैनिक होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आपको सावधानी ये बरतनी है कि आप अपने गौशाला की जो पशु रखने की जगह है उसकी साफ सफाई रखें। अगल बगल जो नाले हैं वहाँ पे एंटीसेप्टिक दवाइयों का छिड़काव करें, जहाँ पे मच्छी और मक्खियाँ जो है वो न पनपें। इसके साथ अभी से अगर आपका पशु कमज़ोर है तो आप उसको मिनरल मिक्सचर ज़रूर खिलाएं और गिलोय उसको भी खिलाएं, जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अगर किसी पशु की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसको वायरस आएगा तो वायरस का हल्का फुल्का इफेक्ट होगा और वायरस अपने आप निकल जाएगा। दिक्कत वहाँ ही पे होती है जहाँ पे पशु की इम्यूनिटी लो है, मतलब पशु कमज़ोर है, अंदर से उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। सेम कोरोना जैसी कहानी है, वायरस कोई भी होता है वो इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कुछ नहीं होगा, जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, और ये देखा भी गया है और कोटद्वार में भी ऐसा हो रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब का भी। और आखिरी में हमारे तर्जधारी मंत्री जी और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र रामथवाल जी आपसे एक अपील करेंगे, और सरकार किस तरह, सरकार के पास उन्होंने अभी तक क्या क्या अपनी तरफ से जो है कि सरकार को सचेत किया है उसके बारे में जानकारी देंगे। ये तो हमने इस कानून बनाने के लिए लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि इसमें सख्त कानून बने जिससे कि ये सड़कों पे ना आए, और दूसरा इस बीमारी की पूरी समुचित व्यवस्था हो रही है कि दवाइयों की कमी नहीं है। अब सचल दस्ते भी शुरू हो गए हैं, घर जहाँ भी शिकायत आएगी वहाँ हमारे डॉक्टर्स की टीम जा रही है, और वो दिक्कत कुछ नहीं है। बस ये है कि लोगों को भी सचेत रहना है, और जैसे ही बुखार आता है पहले सूचना हो जाए। जहाँ नहीं होती तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पैरासीटामोल उसके वेट के हिसाब से दे दीजिए, जिससे कि वो पहले ही उसको थोड़ा रोकथाम हो जाए, और उसके बाद उसकी दवाइयाँ चलाएँ। जैसे घरेलू उपचार है तो चिरौंजी होती है एक, चिरौंजी और ये नीम और क्या बोलते हैं हल्दी और गिलोय, ये इसके लिए रामबाण है, पेट का सिस्टम को ठीक रखती है, तो ये भी इसमें उपयोगी है। जैसे घाव हो जाते हैं उन पर मलहम के रूप में लगा सकते हैं नीम का लेप, तो वो काफ़ी कारगर है। तो इसलिए जो शुरू में ही इस पर ध्यान दे देगा तो उसकी वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, नहीं तो ये फैलने वाला रोग है। और साफ सफाई रखें, और अपने इर्द गिर्द जहाँ हुआ है तो वहाँ ऐसी चीज़ें जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया या इस तरह का, जिससे कि मच्छर मक्खी कम आए। इसी के साथ सभी से अपील है कि गौवंश की रक्षा के लिए आगे आएँ और लोगों को जागरूक करें, सड़क पर न छोड़ें। धन्यवाद।
डॉक्टर साहब एक लास्ट थोड़ा सा मुझे अभी मेरे ध्यान में आया कि फिटकरी कितनी कारगर है इसमें? देखिए फिटकरी बहुत कारगर है। पैरों में जब सूजन हो जा रहा है, गुनगुना पानी करके आप फिटकरी का सोल्यूशन बनाइए और उससे उसकी सिकाई कीजिए। बाकी फिटकरी के पानी से आप नहला सकते हैं, जिससे कि कोई घाव में जो इचिंग होती है, जो एंटीसेप्टिक का वो काम करता है और इचिंग को भी वो, बॉडी के इचिंग को भी वो चेक करता है। मैं एक सवाल आपने पूछा था कि सचल दस्ते के बारे में। सचल दस्ता कभी यहाँ पे कोटद्वार में था। अब भारत सरकार के सहयोग से प्रत्येक ब्लॉक में एक एम्बुलेंस चलाया जा रहा है, जो सब कुछ उसका हो गया है, खाली उसका उद्घाटन होना बाकी है। और मेरे ख्याल से 1 तारीख या 9 तारीख को कभी भी उसका उद्घाटन हो जाएगा। और एक एम्बुलेंस जो है हमारे लोहगड्डा ब्लॉक को भी उसमें मिला हुआ है। तो ये तो जो है एम्बुलेंस चलने वाली है जो है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो इस वक्त और हमसे इसमें एक वो भी है कि जो NGO 3 साल पुराना हो और वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कर सकता है, और उसको भी हमने अभी हमारी सरकार ने 30 रुपये पर डे के हिसाब से भी अनुदान देते हैं पर गौवंश, पर बशर्ते वो उसकी पूरी करे। 3 साल पुराना हो, ज़मीन या तो दान नामे की हो जहाँ वो गौवंश रखना चाहता है, या फिर उसकी रजिस्ट्री की हो। तो इस तरह से वो भी हमने किया है। और जो NGO आगे आ सकते हैं, जो करना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। अभी हमारी 42 गौशालाएँ हैं और आगे जो आना चाहे उसके लिए स्वागत है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तीनों लोगों ने यहाँ पर हमने बातचीत करी लंबी बीमारी पे, गौवंश के बचाव के लिए और इस बीमारी के लक्षण और पूरी जानकारी हमने अपने दर्शकों को देने का प्रयास किया। डॉक्टर MP गुप्ता जी ने पूरी जानकारी दी, कैसे लक्षण हैं इसके, किस तरह से इसकी केयर की जा सकती है और कैसे इसका प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। साथ ही सरकार पूरा अपना फंड दे रही है पूरी तरह से। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक गौवंश के लिए भी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। और साथ ही हमारे मंत्री जी और गौ सेवा के आयोग के अध्यक्ष रणथवाल जी ने बताया कि NGO को भी इसमें आगे आने की आवश्यकता है और उनको सरकार द्वारा कुछ अनुदान देने की भी बात कही है। तो दर्शकों से मेरी यही उम्मीद है, रजिस्ट्रेशन कराएं हमारे यहाँ। हाँ, उनका कहना है कि उस NGO की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप पूरी करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो आपको उसके लिए सरकार द्वारा गौवंश के लिए कार्य दिया जा सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ जो भी तीनों मेहमान थे, आप सब तीनों मेहमानों का डॉक्टर BM गुप्ता जी जो कि चिकित्सा अधिकारी कोटद्वार पशु चिकित्सालय से हैं, पंडित राजेंद्र रणथवाल जी दर्जाधारी राज्य मंत्री भाजपा व गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस डिबेट में रहे, आपने जानकारी दी। साथ ही है गौ सेवक और श्री राम युवा वाहिनी के संस्थापक राजेश जदली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक अच्छे मुद्दे उठाए यहाँ पर सरकार के सामने और विभाग के सामने, जो आप लगता है, मैं समझता हूँ कि आप सेटिस्फाइड रहे होंगे। इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों से उम्मीद करता हूँ और आपको हमने पूरा जानकारी देने का प्रयास किया इस बीमारी के लिए, कैसे आप गौवंश को बचा सकते हैं और किस तरह से उसके लिए हमने डॉक्टर साहब से पूरी एक बात जानकारी लेने की कोशिश की। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात थी कि जो कि दूध पीने वाली, क्योंकि मैंने खुद देखा है कई लोगों ने इससे परहेज किया है कि जिस गाय को लंपी है उसका दूध वो यूज में नहीं ला रहे हैं। तो वो दूध में डॉक्टर साहब से, क्योंकि एक एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं कि उस दूध में किसी तरह की कोई वायरस का कोई वो नहीं है। हाँ, बस ये है शर्त कि आप उसे बॉयल करके पिए। तो दोस्तों, इसी तरह आगे भी हम इस लंपी बीमारी पर आपको किसी अन्य दिन भी और जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह आप जो है कि देखकर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।